हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो HPRC असिस्टेंट स्टाफ नर्स की सीरीज़ में ये है मेरा थर्ड पार्ट, जहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर रही थी कि कौन कौन से टॉपिक है जो HPRC के नेक्स्ट एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है, और जो भी मतलब लास्ट में अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो उस टॉपिक में हमारा जो है नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्स एंड पीडिया हम करेंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे तो HPRC का जो है सिलेबस आ चुका है, लेकिन फिर भी जो है ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करूँगी मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप जैसे आप सबको पता भी होगा कि रिज़ल्ट आ चुका है, और आई होप आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, और आपका भी जो है रोल नंबर आपको अपने अपना रोल नंबर अपने जो है रिज़ल्ट में देखा होगा। और कुछ लोगों को वहाँ पे जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अपने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर को लेके, तो जिसके लिए मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे, जहाँ पे लोग जो है अपने मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो है अपने एप्लीकेशन नंबर को वहाँ पे सर्च कर रहे थे, और लेकिन वहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर नहीं जो है वो डालना है, वहाँ पे आपने रोल नंबर डालना है अपना, जो कि आपके 26 से जो है 2600 से शुरू हो रहा था। ठीक है। तो उसी के साथ हम अब आज का जो है अपना सीरीज़ का पार्ट 3, जहाँ पे हम ऑब्स एंड गायनी एंड पीडियाट्रिक कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि आज सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑलरेडी लाइक लेट, बिकॉज जो है आपका सिलेबस आ चुका है। तो फिर भी मैं अपना प्रोडिक्शन जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है एक छोटा सा प्रोडिक्शन सीरीज़ बनाया था। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि एनाटॉमी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल पहले से रहा है। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम अभी तक मैंने मतलब 2021 के बाद जो मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, और जो मैं अभी का एग्ज़ाम का पैटर्न देख रही हूँ, तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। पहले जो है 200 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से 80 क्वेश्चंस जो है आपके नॉन नर्सिंग के होते थे, बाकी 120 आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस रहते थे। वहाँ पे भी जो है एनाटॉमी का जो है एक बहुत अच्छा वेटेज देखने को मिला था, चाहे वो MSN हो, पीडियाट्रिक ऑब्स एंड गायनी, मतलब एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी पहले भी। और अब के एग्ज़ाम जो HPRC कंडक्ट करवा रहा है, उसमें भी आप देखोगे कि एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो इंटरवेंशंस जो पूछे जा रहे थे वो काफ़ी इजी इंटरवेंशंस, ऐसे कोई टफ इंटरवेंशंस नहीं है। जैसे कि आप लोग जो है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्सेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो नॉर्सेट का अगर आप लेवल देखोगे, इंटरवेंशंस वो जो पूछते हैं, पेशेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वैसा सिनेरियो जो है HPRC का नहीं रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज ये भी थी कि हम कौन सी बुक को प्रेफर करें, सॉनर्स को प्रेफर करें या फिर नहीं। तो मैं बोलूँगा आपको सॉनर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हाई लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल सिंपल अपना जो है टारगेट हाई से भी क्वेश्चंस लगाओगे, क्योंकि टारगेट हाई में ना बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, वन लाइनेड क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ। तो अगर आप वो भी अपनी टारगेट हाई भी कंप्लीट कर पा रहे हो, अभी 5 मई को जो है सेकेंड एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि जो है आपका अप्रैल के एंड में रिजल्ट भी आ जाएगा, और एग्ज़ाम भी अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में होगा। आपने जो मेरी पिछली वीडियोस देखी है, वहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और जो पिछला एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सेम वैसा ही हो रहा है, अप्रैल के एंड आने से पहले पहले जो है हमारा रिजल्ट आपको देखने को मिल गया है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 और 5 मई को अब होगा। पिछली बार के एग्ज़ाम में जो हमने देखा था कि 7,000 समथिंग स्टूडेंट्स थे, और इस बार जो है 9,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो थोड़ा ऐसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नहीं है, पर मैं ये कुछ लोग बोलते हैं कि यार 9,000 स्टूडेंट्स हैं तो इतना कंपटीशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। कंपटीशन जो है आपका उन 9,000 स्टूडेंट से नहीं होगा, बल्कि टॉप के बाद जो 1,500 स्टूडेंट्स हैं, आपका कंपटीशन वही है। इवन अगर सिर्फ 1,000 स्टूडेंट्स भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी आपका कंपटीशन है, क्योंकि क्या पता उन 1,000 जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वही जो है टॉप का आपका कंपटीशन हो। तो कभी भी ये मत सोचो कि 7,000 स्टूडेंट्स ही हैं, 9,000 स्टूडेंट्स ही हैं तो इतना कंपटीशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जो कंपटीशन है वो हमेशा जो है टॉप 500 है, टॉप 200 है, टॉप 100 स्टूडेंट्स है, उनके साथ ही कंपटीशन होगा आपका।
उसके अलावा चाहे 20,000 आ जाए, चाहे 30,000, चाहे 40-50 जितने भी बच्चे आ जाए, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कंपटीशन हमेशा हाई लेवल पे रहता है, मतलब 100, टॉप 100, टॉप 200 के बीच में कंपटीशन रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से जो है जैसे मैंने आपको बताया रिजल्ट भी आ गया है। आई होप आपका रोल नंबर आ गया हो। अगर नहीं भी आया तो आप नेक्स्ट जो है 4 से 5 मई के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका उसमें रोल नंबर आया भी है रिजल्ट में, तो भी आप जो है प्रिपेयर करो, क्योंकि जहाँ तक मैंने जो है एब्जॉर्ब किया है पूरी की पूरी रिज़ल्ट को, और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या रहा रिज़ल्ट, कैसा है, कितने मार्क्स पे कट ऑफ गई है, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। आपने जितनी भी प्रिडिक्शन सीरीज़ जो है देखी होगी अपने यूट्यूब पे, सब बोल रहे थे 72 से 76 इतना ही जाएगा, इतना जाएगा। तो मैंने उस टाइम पे प्रिडिक्ट किया था कि 80 से अबव जाएगा, अराउंड 80 जो है आपकी जनरल की कट ऑफ जाने ही वाली है, बिकॉज काफ़ी एग्ज़ाम ईजी था। इस बार जो है वेटेज जो है आपका क्योंकि कम था वेटेज आपका, जो नर्सिंग वाला जो ये नॉन नर्सिंग पार्ट था उसका वेटेज काफ़ी कम था। तो जब वो कम होता है तो आपकी चांसेस है कि आपकी हाई कट ऑफ जाए। तो वैसे ही हमें देखने को मिला कि अराउंड 80 बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे 80 वालों को बुलाया, कुछ बोल रहे 80 वालों को नहीं बुलाया। तो जो 80 वालों को नहीं बुलाया है ना, तो वो एक तरह से ये लगा सकते हैं कि उनके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हुए हैं, और जो जिस शिफ्ट में वो लोग थे वो मतलब ईजी शिफ्ट में आई है, तभी उनके 80 से कम मार्क्स गए हैं। और जो 80 वाले बोल रहे हैं, 79 वाले बोल रहे हैं हमारा नहीं आया, तो आप एक बार प्लीज़ 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 अपना रोल नंबर दोबारा चेक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका होना चाहिए और आपका नहीं हुआ है, तो आप एक बार अपना रोल नंबर अच्छे से चेक करो, क्योंकि क्या पता हुआ हो। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे भी मैसेज किया था और उनका क्वेरी ये था कि हमारा रोल नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है, आप जिसमें जितने भी सीरीज़ में है वो 26 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, और मेरा रोल नंबर तो कुछ 21 से स्टार्ट हो रहा है। जो 21 से स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो उसका एप्लीकेशन नंबर था, और उसने शायद गलत प्रेडिक्ट कर दिया जल्दबाजी में, और उसको अपना रोल नंबर समझ के वो बार बार सर्च कर रही थी। तो फिर देन जब मैंने उसका पूछा अपना एडमिट कार्ड दो, कहाँ पे है, कैसा रोल नंबर है, तो तब जाके मैंने उसको बोला ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और मतलब रोल नंबर आपका ये है। तो फिर तब जाके उसने सर्च किया, हालांकि उसका जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर उसमें नहीं था, बट स्टिल आप जो है मतलब कई बार ऐसी हम जल्दबाजी में से चीज़ें कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि अपना रोल नंबर दोबारा सर्च करो, और अगर नहीं भी आया आपका तो भी आप टेंशन मत लो। 4 और 5 तारीख को दोबारा जो है एग्ज़ाम है। जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ आप उनको ज़रूर पढ़ो। और एक नॉन नर्सिंग का जो वेटेज ना, काफ़ी अच्छा वेटेज जो है आप कैरी करता है। 35 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप नर्सिंग में 65 मार्क्स के भी लेके आ रहे हो, तो अब आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि आप 35 जो नॉन नर्सिंग पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं आप 25 मार्क्स तो आराम से लेके आओ, तो भी आपका स्कोर अच्छा पहुंच जाएगा। 25 मार्क्स नॉन नर्सिंग में अगर आप लेके आते हो तो भी आप एक अच्छा जो है स्कोर कैरी कर लोगे। ठीक है, और वैसे 65 नॉन नर्सिंग, क्योंकि सच बोलूँ तो नर्सिंग इतना टफ नहीं आया था। 65 से 70 मार्क्स आप इजीली जो है कर सकते हो, लेके आ सकते हो। 75 तक भी यार आप आराम से जा रहे हो, मतलब इतना टफ नहीं था। हाँ, कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, मैनेजमेंट जो मैं अपना वीक पॉइंट बताती हूँ, मेरे को रिसर्च अच्छे से नहीं आती है। मैनेजमेंट मेरा वीक पॉइंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में शायद इतना ध्यान नहीं देती हूँ मैं अभी कि मैं जो है मैनेजमेंट पढूँ। उसके अलावा CHN का काफ़ी वेटेज नॉर्सेट में होता है, लेकिन आप देखोगे कि इस बार मतलब इसमें तो HPRC में इतना CHN का इतना वेटेज नहीं था। एनाटॉमी, MSN अपना ध्यान फिक्स रखो, रिसर्च पढ़ो, एक बार तो देख के ही जाओ रिसर्च को, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर इम्प्रूव कर सकता है रिसर्च, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो रिसर्च नहीं पढ़ते हैं, सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक्स नहीं पढ़ते हैं, और रिसर्च का तो सिलेबस ही बहुत छोटा कम सा है। तो आप प्लीज़ वो पढ़ो। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं रिसर्च से, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च में जो है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच से क्वेश्चन आए थे। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब सैम्पलिंग टेक्निक्स आप पूरी पढ़ लो। क्वालिटेटिव स्टडी सैम्पल्स का एग्जाम्पल आया था। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और रिसर्च को शेयर करने का। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पर आप अपनी रिसर्च को कैसे शेयर कर सकते हो, उसकी क्या मतलब क्या टेक्निक्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च के स्टडी डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं, कौन से स्टडी डिज़ाइन को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। एरर्स पढ़ लो और हाइपोथेसिस पढ़ लो, बस इतना इनफ है। सैम्पलिंग रिसर्च का टाइप्स पढ़ लो,
सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ लो, और कहाँ पे कौन सी हम सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कौन सी स्टडी डिज़ाइन में, स्टडी डिज़ाइन और सैम्पलिंग टेक्निक्स ये पता होना चाहिए। और बस ये आप पढ़ लो, ये तो ये इनफ है मतलब आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्स से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। तो एक आया था कि क्वेश्चन जो था वो था कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है हार्ट बर्न हुआ तो क्या मैनेजमेंट है, वो आप मतलब कैसे करोगे। तो मतलब नॉर्मल डेली लाइफ से जितनी भी इंटरवेंशन के क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे के सारे आपके नॉर्मल लाइफ से, मतलब आप डे टू डे लाइफ में क्या देख रहे हो और कैसे करोगे, वो मतलब इंटरवेंशन मैंने नोटिस किया कि वैसे क्वेश्चन थे। तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का सिक्वेंस आया था, तो आप पूरा का पूरा लेबर का सिक्वेंस जो एक बार पढ़ लेना। और परपीरियम से जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो काफ़ी से डीप क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट और या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस में कौन था क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, आप बेसिक बेसिक ऊपर से पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, और प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आया था क्वेश्चन। परफॉर्मेंस अप्रेजल आप कैसे करते हो, एनालिसिस ऑफ मेडिकल सप्लाईज आप कैसे करो, ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप इन पे एक बार नज़र मार लेना। नेक्स्ट है साइकेट्रिक। साइकेट्रिक मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आया था वो था ओसीडी का। तीनों शिफ्ट मतलब 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तीनों शिफ्ट्स में 3 क्वेश्चन आए हुए थे आपके ओसीडी के ऊपर, तो ओसीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साइकोसिस से काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन टेक्निक से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका था साइकोलॉजिकल टेस्ट, आप पढ़ लेना, मतलब वहाँ से क्वेश्चन था। अल्कोहल डिपेंडेंस से क्वेश्चन था एक। कोपिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ लेना। ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ लेना, और कंडीशनिंग पढ़ लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन आया था कि किसने दी थी, किस साइंटिस्ट ने क्या दिया था। तो साइकेट्रिक में ये साइकेट्रिक और बायोकेम और माइक्रो में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ किसने दी है, साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो ये आप हमेशा जब भी साइकेट्रिक पढ़ रहे हो तो कौन सी कंडीशनिंग, कौन सी साइकोलॉजिकल टेस्ट किसने दिया है, तो वो ज़रूर पढ़ना, तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है CHN। CHN मैंने जैसे छात्रा को पहले भी करवाया था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। रेफरल सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ था, TNI से क्वेश्चन आए थे, तो 2 जगह मैंने जो है ये क्वेश्चन देखे थे TNI के, कि जो नर्सिंग नेशनल नर्सिंग एसोसिएशंस हैं उनका नाम क्या है, TNI किस लिए काम करता है, INC किस लिए काम करता है, तो वो एक बार आप पढ़ लेना। और CHC PHC वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आप नॉर्थ सेट देखो, कोई भी स्टेट का एग्जाम देखो, CHC PHC से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपना क्लियर रखना, कहाँ पे कितना स्टाफ होता है, और मेडिकल ऑफिसर कहाँ बैठता है कहाँ नहीं बैठता है, और ये सब चीज़ें ये पढ़ लेना आप लोगों को, कहाँ पे कितने बेड्स होते हैं वो पढ़ लेना। नेक्स्ट आया था इसमें, हाँ, इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा था वो था मस्कीटो के ऊपर। एडीज मस्कीटो, मलेरिया कौन करता है, डेंगू कौन से मस्कीटो से होता है, तो आप ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन है। वेक्टर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मतलब कौन सा वेक्टर किस डिजीज़ के लिए जो है, कौन सा वेक्टर कौन सी डिजीज़ कर रहा है, स्पेशली वेक्टर में जो मस्कीटो है वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा था, और उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, तो ये आप ये पढ़ लेना। देखो ये क्वेश्चन आता है जैसे कि वेक्टर बोर्न जो है ऑर्थोपोड इन्फेक्शन है वो कौन सा है, काला आजार का जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और बस ये, और स्कीम्स पढ़ लेना, CHN में स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे पीडिया में। पीडिया में देखो हाइपोग्लाइसीमिया से क्वेश्चन आया हुआ था, और PM से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और PM की प्रिवेंशन, मतलब PEM की फुल फॉर्म और उसकी प्रिवेंशन आप कैसे करोगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, मतलब PM क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और उसकी प्रिवेंशन आप कैसे करोगे, तो उस पर क्वेश्चन आया हुआ था बहुत अच्छे। फीवर का मैनेजमेंट आया हुआ था, ठीक है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का पार्ट कौन सा होता है वो आया था क्वेश्चन, तो आप एक बार न्यूबॉर्न केयर पढ़ लेना। और एंटीबायोटिक ड्रग चिल्ड्रंस में हम कौन से देते हैं वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो मतलब काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना, तो वो आए हुए थे। अंडर न्यूट्रिशन कोई बच्चा है तो उसकी असेसमेंट आप कैसे करोगे, हाइट फॉर एज करोगे, वेट फॉर एज करोगे, तो वो आया हुआ था। माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन माइलस्टोन से आए थे, तो आप सारे माइलस्टोन पढ़ के जाना कि कौन से माइलस्टोन में क्या होता है और कब अपीयर होता है और कब डिसअपियर जो है माइलस्टोन होता है, तो वो एक बार पढ़ लेना आप ज़रूर।
डिहाइड्रेशन का इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया आप जरूर पढ़ के जाना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है एचपीआर से नहीं पूछता है। शायद एक ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था जो भी बहुत इजी था, तो आप एक बार डिहाइड्रेशन और का मैं भी जो कैसे आप फ्लूइड दोगे उसकी कैलकुलेशन पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका 1 ईयर ओल्ड बेबी है तो उसका वेट कितना होगा, या फिर आपको ऐसे पूछ लेंगे कि इतना वेट है किसी बच्चे का, तो उसकी एज यहाँ से आप प्रिडिक्ट करो। तो प्रिडिक्ट करोगे बोलो, कब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी कई बार वेट के लिए एज मतलब एज के अकॉर्डिंग कई बार बच्चों का वेट ज़्यादा होता है कम होता है। एक बार ये प्रिडिक्शन पढ़ लेना कि डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी बच्चे का बर्थ पे वेट मान लो 4 kg था, तो 1 ईयर पे कितना होगा, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स होगा, दैट इज़ मतलब अराउंड 12 kg उसका वेट होगा, तो वो होगा। ठीक है, कब डबल होता है, 5 मंथ टू 6 मंथ पे डबल होगा, 1 ईयर पे 3 टाइम्स होगा, 2 ईयर्स पे 4 टाइम्स, मतलब ऐसे भी पढ़ लेना कि कितने टाइम पे कितना होगा। ठीक है, और हाइट का भी पढ़ लेना। बाकी एमएसएन को हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएस से इतने क्वेश्चन आए थे, एमएसएन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एमएसएन से एक क्वेश्चन है ईसीजी का जो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था, और तो वो भी आप एक बार देख लेना। आई गेस आई एम क्लियर। एक टॉपिक रहता है, हाँ फार्मा से जो क्वेश्चन आए थे एक बार वो बता देती हूँ मैं। फार्मा और माइक्रो से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, और जेनेटिक्स का भी बता दूंगी साथ के साथ। फार्मा से डायरेटिक्स का पे क्वेश्चन आया था, डायरेटिक्स के साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था। एंटी कोagulation थेरेपी पे क्वेश्चन आया था, वार्फरिन हेपरिन कब देते हैं पढ़ लेना। कब स्टॉप करते हैं प्रेगनेंसी में, और कब स्टॉप करेंगे आप अगर कोई पर्सन जो है वो ओटी के लिए जा रहा है, तब आप वार्फरिन को कब स्टॉप करोगे, हेपरिन को कब स्टॉप करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हाँ हेपरिन का डोज के लिए आप कौन सी वैल्यू देखोगे, पीटी देखोगे या फिर एपीटीटी देखोगे, वो आपको पता होना चाहिए, तो एक बार वो देख लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फ्लोसेमाइड पे, वो देख लेना। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, इनका मतलब क्या होता है वो पढ़ लेना। ठीक है, तो ये यही 2-3 क्वेश्चन थे जो फार्मा से आए थे, एक ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब। नेक्स्ट है जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन आए हुए थे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आए थे। कौन से क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, बस इतना पढ़ लेना आप, जेनेटिक्स में मोर देन इनफ है। जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो इसी पे आए थे। पटेव सिंड्रोम क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम, सिकल सेल डिजीज में कौन सा कहाँ पे डिफेक्ट होगा, ट्राइजोमी में कहाँ डिफेक्ट होगा, डाउन सिंड्रोम में ये था, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम पे आया था। और तो कि ये वाले ये चीज़ पढ़ लेना, आपको आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो से को क्या क्वेश्चन आए थे मैं बता देती हूँ आपको। ग्राम नेगेटिव बेसिलस पे क्वेश्चन आया हुआ था। ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से आता है वो क्वेश्चन आया हुआ था। कोई इन्फेक्टेड वूंड है उसमें ग्रीन पिगमेंट ग्रीन से कलर का हो गया है, फ्रूटी अडोर आ रही है, तो वो किसकी वजह से हो रहा था, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा था, वो पढ़ लेना। इसके अलावा भी मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह का ओडोर आएगा, क्या कलर पिगमेंट आएगा, तो वो पढ़ लेना। ठीक है, और वायरस का कौन सा फीचर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, तो इसके लिए आपको वायरस का जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और एक आया था आपका फ्लैजिला पे क्वेश्चन आया था कि फ्लैजिला किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो बस ये क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको माइक्रो में ये पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। इनके नाम आप पता कर लेना, मोर देन इनफ है। तो आई होप जो है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और एग्ज़ाम इतना पास आ रहा है, बट मैं भी थोड़ा सा किसी काम की वजह से थोड़ा सा बिजी थी, तो इसलिए मैं जो है वीडियोज़ नहीं बना पाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सो दैट मैं आने वाली वीडियोस और भी अच्छी बनाऊं, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मैं मतलब बनाऊं। आपकी जो लाइक और शेयर है उससे मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ और लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो दैट ही मतलब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज वाई वुड आई कंटिन्यू ना। तो प्लीज़ आप मेरी, अगर आपको लगा है कि मेरी वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, जो मैंने कुछ बताया वो आपके लिए हेल्पफुल था, तो अगर आपको ऐसा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं, आप कौन सी शिफ्ट में थे और आपका हुआ या फिर नहीं हुआ।
जो तो अंडर अराउंड मतलब 80 के आसपास है वो तो ज़रूर कमेंट करें कि आपका कौन सा शिफ्ट था और आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो प्रेडिक्शन पे बनाऊंगी कि मतलब 30 से पहले पहले मैं एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन वीडियो बना लूँगी कि कब जो है मतलब क्या स्कोर रहेगा कि आपका हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ना सबको ये लग रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा। 82 पे जो है 83 मार्क्स पे जो है, क्योंकि अभी हाँ कितने स्टूडेंट्स को बुलाया, 57 स्टूडेंट्स को बुलाया है, जिनमें से सीट्स आपको पता है सिर्फ 508 सीटें हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 250 बच्चे हैं जो बाहर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसे इतने कम बच्चों को जो बुलाया है, वैसे तो देखो अच्छा ही है कि इतने मतलब कम स्टूडेंट्स को बुलाया, सो दैट स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। जो आगे कर रही हैं वो आगे करते रहें। अच्छा हाँ, जो तैयारी कर सकते हैं उनको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फंडे में फालतू में नहीं फंसना चाहिए, वो आगे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। और मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट जो आपके कितने मार्क्स हैं और आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और आपका कौन से शिफ्ट में था। सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी ये पता लगे कि मतलब कहाँ पे जैसे कितने मार्क्स की शिफ्ट में कितने मार्क्स कम या ज़्यादा हुए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू, बाय बाय।